बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट लेक्चर देख रहे हैं एमएससी का पीपीएससी लेक्चर फिज़िक्स लेक्चरर के लिए, और इसमें इंटरप्लेनर स्पेसिंग आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने पढ़ लिया था इंटरप्लेनर स्पेसिंग से पहले। तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग देखते हैं क्या होता है। अच्छा, एमएससी का पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह ताला। जो अभी रिसेंटली जो टेस्ट हुए हैं उसमें देखने में आया है मैथ का, केमिस्ट्री का जो है ना, एमएससी का पोर्शन ज़्यादा आ रहा है। तो इंशाल्लाह हम इसको कवर करते हैं। मॉडर्न क्वांटम फिज़िक्स मैंने करवा दी थी, और ये सॉलिड स्टेट फिज़िक्स चल रही है। इसके बाद न्यूक्लियर फिज़िक्स कर लेंगे, और फिर इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं या इसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी इंशाल्लाह मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। तो अब इसको शुरू करते हैं। इंटरप्लेनर स्पेसिंग कहते हैं दो प्लेन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, इसको डी से लिखते हैं, और डी एच के एल लिखा हुआ है इसमें। एच के एल मिलर इंडिसेस हैं, ठीक है। तो मज़ीद इसको डायग्राम से देखते हैं कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या होता है। लेट कर लें कि कोई स्ट्रक्चर है, ये लेट कर लें स्ट्रक्चर है, और इसमें आप देखें कि अगर ये क्यूब है तो क्यूब में ये फर्स्ट एटम की रो है, और नीचे ये सेकंड एटम की रो है। तो ये टू एटम की रो, इनके दरमियान जो डिस्टेंस आएगा, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको मैं यूँ लेट कर लेता हूँ, ये जो डिस्टेंस है इसको हम कह देंगे इंटरप्लेनर स्पेसिंग। दो प्लेन के दरमियान जो डिस्टेंस आएगा, ठीक है। उसके बाद मिलर इंडिसेस हैं, ठीक है। मिलर इंडिसेस को एच के एल से लिखते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है लेयर ऑफ एटम्स टू फॉर्म क्रिस्टल कॉल्ड प्लेन। एटम्स की लेयर को प्लेन कहते हैं, ठीक हो गया। ये अभी जो बताया आपको, ये इसका फॉर्मूला होता है, और इसको सोल्व करें तो ये हमारे पास आ जाता है डी इज़ इक्वल टू डी फॉर इंटरप्लेनर स्पेसिंग, और ये आ जाएगा ए ओवर अंडर रूट एच स्केयर प्लस के स्केयर प्लस एल स्केयर। ये एच के एल मिलर इंडिसेस हैं। और मिलर इंडिसेस क्या करते हैं, फाइंड द ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन। ये बेसिकली प्लेन की ओरिएंटेशन बताते हैं कि प्लेन किस ओरिएंटेशन पे स्टे करता है, पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इधर इसको लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं एच के एल को, मिलर इंडिसेस को एच के एल ब्रैकेट में लिखते हैं, और अगर ये कॉमा लगा दें तो ये कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, पोजीशन कोऑर्डिनेट होते हैं। हम विदाउट कॉमा लिखते हैं इधर, ये जो एच के एल है यानी मिलर इंडिसेस हैं। उसके बाद ये डिफरेंट सिंबल दिए हुए हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा डिफरेंट सिंबल। हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं मिलर इंडिस, हाउ टू स्केच द मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस को स्केच करना है तो एच के एल, और ये ए ओवर ओ ए है, बी ओवर ओ बी एंड सी ओवर ओ सी है। और ये जो ए बी सी हैं इसको हम कहते हैं लेटेस्ट पैरामीटर, ठीक है, अलॉन्ग डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन। और बी को कहते हैं लेटेस्ट पैरामीटर अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, और सी को कहते हैं लेटेस्ट पैरामीटर अलॉन्ग जेड डायरेक्शन, ठीक है। अब इसमें जो ओ ए है ये इंटरसेप्ट है, ओ ए एक्स ए एक्स, ओ बी जो है ये बी एक्सिस के लॉन्ग इंटरसेप्ट है, ओ सी एक्सिस को लॉन्ग। यानी अगर मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रा करूँ तो यहाँ पे ये डायग्राम देखते हैं, ये जो डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस को लॉन्ग ए इंटरसेप्ट ए पैरामीटर है, और ये वाई एक्सिस के लॉन्ग ये जी एक्सिस के लॉन्ग सी जी एक्सिस के लॉन्ग है। इन पे आप इंटरसेप्ट ले लें, ठीक है। तो ओ ए इंटरसेप्ट ए के लॉन्ग है। अब ये प्लेन शो किए हुए हैं, अब ये लिखा हुआ इधर 100 प्लेन है, ठीक है। तो इसमें देखें, इसमें लिखा हुआ है सपोज वी हैव ए क्यूबिक क्रिस्टल है। तो इसमें इफ़ वी वांट टू स्केच 110 प्लेन, तो इसमें H1 होगा और K0L0 होगा। फॉर 100 प्लेन ओ बी एंड ओ सी शुड बी इन्फिनिट। अब ये जो बी और सी होगा ना, ये इन्फिनिट होंगे, और 1 के लिए हम इसको ड्रा करेंगे। इन्फिनिट मीन्स इंटरसेप्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो इन्फिनिट होगा उसका मतलब है कि वो इंटरसेप्ट उस एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या कहेंगे, 100 के लिए हम इधर कहेंगे कि ओ ए जो है ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, और ओ बी और ओ सी के लिए इन्फिनिट कह रहे हैं, मतलब ये इस सब के पैरेलल होंगे। यानी ये वाले जो प्लेन बना हुआ है, ये लाइन लगी हुई है, तो इस डायग्राम में ये जो लाइंस लगी हुई हैं, तो इसमें देखें ये वाई के भी पैरेलल है, ठीक है। ये जेड है तो ये जेड के पैरेलल आएगा, और यहाँ से आप देखें ये वाई है, ये लाइन वाई है, तो ये प्लेन इसके भी पैरेलल है।
और किसके ऊपर आ रहा है ये एक्स एक्सिस के पे लॉन्ग आ रहा है, यहाँ से रीजन से लेकर यहाँ तक, ये अगर मैं कहूँ, ठीक है, तो ये अगर मैं लाइन ड्रा कर दूँ यहाँ से यहाँ तक, तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट आ रहा है, ओ ए जिसको कहेंगे हम। तो ये प्लेन आ गया 100। अब इधर प्लेन लिखते हैं, तो ये देखें, ये जो अब प्लेन इसमें बना हुआ है, ये जो अब दूसरी डायग्राम देख रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, 010। यानी ये 010 में इसमें एच 0 है, के 1 है और एल 0 है। अब के 1 आ रहा है तो जेड, ये वाई, ये जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट आएगा, ये ओरिजिन है, और इस रीजन से लेकर ये यहाँ तक इंटरसेप्ट आएगा, ये इधर जेड के लॉन्ग इंटरसेप्ट है। अब ये जो है ना, ये इसकी जो रूफ छत जो बनी हुई है 001 है, तो जेड के लॉन्ग इंटरसेप्ट है। अब ये किसके पैरेलल है, ये इस एक्स के भी पैरेलल होगा और ये वाई के भी पैरेलल होगा, ठीक है। अब इसी तरह आप इसमें ये वाला प्लेन देखें, ये इस वॉल को, दीवार को देखें, इस प्लेन की, तो 010 है, तो ये 010 मिड में 1 आ रहा है, तो ये वाई पे इंटरसेप्ट है, बाकी सब के पैरेलल होगा, ठीक है। इसी तरह ये डिफरेंट प्लेन बना के शो किए हुए हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। अब इसमें ये एक और देख लेते हैं जो मिड में दरमियान में कहीं पे आ रहा है, ठीक है। ये इसकी बात कर लेते हैं 110। तो 110 प्लेन जो आ रहा है इसमें एच के और एल 0 है, ठीक है। तो अब ये देखें, ये सेंटर पे ये जो प्लेन आ रहा है, ये सेंटर वाला प्लेन एक्स पे इंटरसेप्ट आ रहा है और वाई पे इंटरसेप्ट आ रहा है, और जेड के चूँकि पैरेलल है ये से, तो जेड 0 हो जाएगा, ओ सी को इन्फिनिट कहेंगे और जेड को 0 कहेंगे, तो और जेड 0 मीन एल इक्वल टू 0, तीसरा एक्स 0 हो जाएगा। अब एच के एल तीनों 1 है, तो जब तीनों 1 होंगे इसमें, तो इसमें ये देखें, ए एक्स, ए के लॉन्ग इंटरसेप्ट एक्स एक्स के लॉन्ग इंटरसेप्ट ए आ रहा है, वाई एक्स और ओ बी इंटरसेप्ट आ रहा है, ओ सी इंटरसेप्ट आ रहा है। इसमें देख लें, ये वाई ये जेड पे भी है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस पे भी इंटरसेप्ट है और ये वाई एक्सिस पे भी इंटरसेप्ट है, तीनों इंटरसेप्ट यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये ट्रायंगल की फॉर्म में सेंटर में ये प्लेन बनेगा, ठीक है। तो लाइट रिफ्लेक्ट कर सकती है डिफरेंट प्लेन से। अब यहाँ पे 200 प्लेन बना हुआ है, तो 200 प्लेन ये जो बता रहा है 2 मीन एक्स इंटरसेप्ट है, तो यहाँ पे देखें ये एक्स इंटरसेप्ट होगा, वाई से लेकर ये एक्स तक है, और बाकी ये सब के पैरेलल, जेड के पैरेलल है और ये वाई के पैरेलल होगा, ठीक है। तो अगर आप इसको फाइंड करना चाहते हैं तो आप ये फार्मूला लगा लें, ओ ए ओ बी ओ सी इज इक्वल टू ए ओवर 2 आ जाएगा, ये हाफ सेंटर पे आ रहा है, ओ ए ओवर 2 आ जाएगा, यहाँ तक हाफ है, और बाकी एक्सिस के पैरेलल है, तो जो ओ ए ओ बी और ओ सी होगा इसको इन्फिनिट कहेंगे, ठीक है। तो ये इसी तरह अब एक और इन्होंने बनाया हुआ है 210 का मतलब है एक्स पे और वाई पे इंटरसेप्ट और जेड एक्सिस के लॉन्ग पैरेलल है। तो आप देख लें, ये इधर एक्स एक्सिस के लॉन्ग इंटरसेप्ट आ रहा है ये, और इसी तरह वाई एक्सिस के लॉन्ग इंटरसेप्ट आ रहा है, ये वाई पे भी इंटरसेप्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और जेड के ये सारा प्लेन जो आ रहा है सेंटर पे, ये जेड के पैरेलल है, इसको 210 कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, पैरेलल प्लेट हैव सेम मिलर इंडिसेस। जो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, टू लेट करें पैरेलल प्लेट्स हैं, तो उनको हम कहेंगे ये सेम मिलर इंडिसेस रखते हैं। इसके बाद नेगेटिव की तरफ चलते हैं, नेगेटिव स्केच हो जाएगा। तो नेगेटिव स्केच में ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ एच इज़ -1 देन इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेड एज 1 बार। ये 1 बार मीन नेगेटिव होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, 100 अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। अब अपोजिट डायरेक्शन के लिए यही डायग्राम हम इसको समझते हैं। तो देखें, पहले ये अब फ्रंट फेस पे थी, अब ये बैक फ्रंट वॉल पे चला गया प्लेन, ठीक है। पहले ये फ्रंट वाली वॉल थी, अब इसके बिल्कुल पीछे वाली सामने दीवार पे चला गया, तो ये -1 0 1 बार 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह ये सारे प्लेन आपने देख लेने हैं, डिफरेंट प्लेन दिए हुए हैं, कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिएगा। अब इसमें बाकी पोर्शन देखते हैं, इधर रिलेशनशिप बिटवीन लेटेस्ट पैरामीटर एंड मास एंड डेंसिटी ऑफ द क्यूबिक क्रिस्टल। क्यूबिक क्रिस्टल के लिए ना ये हमारे पास फार्मूला होता है, E इज़ इक्वल टू एन एम आवर एन ए, ठीक है, और डेंसिटी है, ठीक है। ये जस्ट क्यूबिक के लिए, और इसमें आपको ये फार्मूला याद रखना है, जहाँ पे एन हम देखेंगे नंबर ऑफ़ एटम्स हैं पर यूनिट सेल, एक सेल में जितने जो एटम्स आ रहे हैं, और इसमें एम क्या है, एटॉमिक मास है या एटॉमिक वेट है, AMU में होगा, एवोगैड्रोस नंबर है NA, और ये मास डेंसिटी है, ये लेटेस्ट पैरामीटर है। तो लेटेस्ट पैरामीटर के लिए E इज़ इक्वल टू लेटेस्ट पैरामीटर अगर फाइंड करना चाहते हैं एन एम ओवर कैपिटल N डेंसिटी, ठीक है, एन नंबर ऑफ
एन ये आपको याद होगा, नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट सेल है, एम मोलर मास है, एटॉमिक मास है, और ये डेंसिटी एन एवोगैड्रोस नंबर होते हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं इसको। तो यहाँ पे ये एग्जांपल एक की हुई है, इसको नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इधर से एक और बात हम देख लेते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट सेल निकालनी है, तो ये नंबर ऑफ़ एटम एन पर यूनिट सेल का क्यूब ए क्यूब होगा। तो इसको डिवाइड करेंगे आप, यहाँ से क्या हो जाएगा, स्मॉल एन एन से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एन ई डेंसिटी ओवर एम ए। ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा, उधर से ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक परमिटिव होता है, यानी क्या होगा, देयर इज़ ओनली वन एटम इज प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर और लेटेस्ट पॉइंट पे सिर्फ एक ही एटम होगा। और जैसे ये डायग्राम बनी हुई है, लेटेस्ट कांस्टेंट है, लेटेस्ट पॉइंट है, ये 1, ये 2 है, ये 3 है, इस पे एक एक एटम आ रहा है, ईच कॉर्नर पे आ रहा है। ठीक है, और बॉन्ड लेंथ क्या होती है, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो होगा उसको ही हम बॉन्ड लेंथ कहेंगे। यानी ये जो दो एटम नियरेस्ट हैं, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है, इसको हम कहेंगे हम कि ये बॉन्ड लेंथ है, डिस्टेंस है। जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कह रहे हैं आप इसको, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये तो क्या कह रहे हैं, बॉन्ड लेंथ कह रहे हैं हम। और इन सेमीकंडक्टर इन सिंपल क्यूबिक ऑल द एटम्स आर ऑफ द सेम टाइप, सो रेशियो इज सेम। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर के कितने नियरेस्ट नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, या एटम्स बॉन्ड बनाए हुए हैं, नियरेस्ट एटम्स से कितने बॉन्ड्स हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स विद विच वन एटम फॉर्म बॉन्ड। अगर ये एटम है तो उसके नेबर में कितने और एटम आते हैं जो इसके साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, यानी नंबर ऑफ़ एटम्स को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर को। सो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो होता है उसको 2r कहते हैं। r रेडियस है, तो 2 एटम है, नियरेस्ट है, अगर ये देखें ये नियरेस्ट है तो ये डाया बन जाएगा, यानी 2r हो जाएगा, जिसको हम a कह रहे हैं। और a इधर ये शो किया हुआ है, इधर ये मिलन डिस्टेंस है, नियरेस्ट डिस्टेंस, और इधर ये शो किया हुआ है। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसमें। सो नियरेस्ट डिस्टेंस निकालना है, द सेकंड नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस √2 आता है। ये इसको अगर देखें, ये फर्स्ट एटम है और ये सेकंड नेक्स्ट है, तो इसको a कह देंगे। अगर सेकंड नियरेस्ट देखना है तो यहाँ से आप अगर लाइन ज्वाइन करें, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये सेंटर से अगर मैं लाइन ड्रा करूँ, ये यहाँ से कॉर्नर से यहाँ पे आएगी, तो वो पाइथागोरियन थ्योरम लगा लेंगे, तो √2 × a आ जाएगा। बॉडी सेंटर डायगोनल में क्या आता है, √3 × a आता है। और ये क्रिस्टल है, एटम रेगुलरली अरेंज्ड हैं, और ये एक इसमें शो किया हुआ है इसके बैक साइड। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या कह रहे हैं हम, a क्यूब है। और वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल में हम कहेंगे कि कॉर्नर पे एटम हैं, जस्ट कॉर्नर पे एटम है, यहाँ लेटेस्ट पॉइंट पे एटम है, जिसको a क्यूब कह रहे हैं। अगर कोऑर्डिनेशन में लेस दैन 12 हो और एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो, लेस दैन 74% हो, तो इसको लूज पैक्ड क्रिस्टल हम कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद होगा, लूज पैक किसको हम कहते हैं। तो इसके बाद ये एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है एटम्स वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने एटम का वॉल्यूम है डिवाइड बाय टोटल यूनिट सेल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, ये फॉर्मूला इधर लिखा भी हुआ है इसमें। तो हमने क्यूबिक के लिए निकालना है, तो क्यूबिक के लिए वॉल्यूम, क्यूबिक में क्या है, एलिमेंट एक एटम है और एक एटम का वॉल्यूम कितना है, 4/3 πr क्यूब, स्फेरिकल है ना, तो इसलिए ये स्फेयर का वॉल्यूम है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को a क्यूब से लिखेंगे। ठीक है, और इसको डिवाइड किया हमने, सॉल्व किया, तो सॉल्व करने से ये हमारे पास कितना आ गया, π/2 0.52, यानी 52% हमारे पास आ जाएगा। ये पैकिंग फ्रैक्शन आ गई 52%। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 52% पैकिंग फ्रैक्शन इसकी हो गई किसी प्रिमिटिव सेल की। ठीक है, और इसमें यानी 52% एटम से कवर्ड है, और 100 में से 48 बाकी रह जाएगा, 48% एम्प्टी होगा इसमें। अब इसमें देख लेते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक को कहते हैं। और इसमें क्या होता है, एटम एट कॉर्नर एंड 1 एटम एट बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर के एक एटम होगा, कॉर्नर पे भी एटम होंगे और सेंटर पे एक होगा, बॉडी के सेंटर पे एटम होगा।
ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ़ नियरेस्ट एटम बनते हैं वो 8 होते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर आप इसको कर लें, नंबर ऑफ़ नियरेस्ट 8 एटम बनते हैं। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो होगा अंडर 3/2 बनता है। ठीक है, यानी इसको देखें तो ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ है। ये फर्स्ट और इसके लास्ट तक का ये जो डिस्टेंस आएगा इसको हम फाइंड करेंगे तो √3/2 हमारे पास बन जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में सारे वो पॉइंट लिखे हुए हैं। FCC के लिए क्या होता है, BCC के लिए और सिंपल क्यूबी के लिए। ठीक है, तो ये सिंपल क्यूबी का है। ठीक है, सिंपल क्यूबी में प्रिमिटिव है, तो इसमें जो नंबर ऑफ़ एटम पर यूनिट सेल आते हैं सिंपल क्यूबी में वो 1 होता है। नंबर ऑफ़ एटम पर यूनिट सेल, अब आपको उल्टा नज़र आ रहा होगा तो इसको समझ लें, नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट सेल 1 आएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ़ नियरेस्ट एटम होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है इसको हम 6 कहते हैं। इसमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। नंबर ऑफ़ नियरेस्ट नेबर बोन्स कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी ये हमारे पास आ जाएगा 6। अब इसी तरह डिफरेंट ये CCC का है, ये सिंपल क्यूबी का BCC का दिया हुआ है, FCC का दिया हुआ है। ठीक है, तो एंड पे हेक्सागोनल का दिया हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं, टेबल देख लीजिएगा MCQs में। अब इसमें ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसको देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट इसके लिए ये निकाला हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका 12 बनता है। अब इसमें चलते जाते हैं, ये आप देख लीजिएगा पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे ये भी एग्जांपल की हुई है, नॉट नंबर ऑफ़ नियरेस्ट नेबर कैन नेवर बी ग्रेटर दैन 12। जो नियरेस्ट नेबर्स होते हैं वो इसमें 12 से ग्रेटर नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट सेल, ये इसका फार्मूला है, इसको हमने सॉल्व किया। यहाँ पे रेडियस इक्वल टू R/2 है, टाइप ऑफ पैकिंग क्लोज्ड है। अच्छा, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हम इधर देखते हैं नेक्स्ट क्या आ रहा है। डायमंड क्यूबिक आ रहा है, DC फॉर डायमंड क्यूबिक है। दिस इज़ नॉट ब्रेवस लेटर्स, इट इज़ मेड बाय 2 और मोर ब्रेवस लेटर्स। ये मोर देन 1 ब्रेवस लेटर्स से बनता है। ठीक है, डायमंड क्यूबिक कैन बी कंसिडर्ड एज इंटरप्लेनर ऑफ 2 FCC लेटर्स। ठीक हो गया, इसमें ये कहा है कि डायमंड क्यूबिक जो होता है वो उसकी इंटरप्लेनर से पेसिंग 2 FCC लेटर्स कंसिडर की जाती हैं, यानी one is at position 00 and the other is at the position 1/4, 1/4, 1/4. Diamond has the diamond cubic structure. Diamond is made up by atoms of carbon, places 1 FCC of each of atom at 00. ठीक है, इसको एक्सप्लेन किया हुआ कार्बन, डायमंड कार्बन की। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं नॉन प्रिमिटिव नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट सेल, इसमें 8 होंगे। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसमें जिंक ब्लेंडर स्ट्रक्चर है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के लिए ये सारी बातें सिंपल कोऑर्डिनेशन में कर रहा है, ये देख लीजिएगा वॉल्यूम ETC। अब इसमें नेक्स्ट जो आ रहा है वो सीजियम क्लोराइड है, इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ये प्लेन आ गया, प्लेन्स इन डिफरेंट क्रिस्टल्स, ये भी हम बात भी करके आ रहे हैं। सिंपल क्यूबिक प्लेन एनालिसिस इन सिंपल क्यूबिक। फर्स्ट कंसिडर 100, ये 100 है, ये लिखा भी हुआ है, मतलब 00 ये Z1 R एंड पे जो Z के लॉन्ग होगा, Z पे इंटरसेक्ट होगा, और ये जो आ रहा है ये वाली बॉल, ये 100 है, और 1 का मतलब X पे इंटरसेप्ट होगा, और ये पीछे चले गए तो ये बार भी आना, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था। ठीक है, नंबर ऑफ़ एटम्स ऑन 100 टाइप प्लेन। अच्छा, इसको नेक्स्ट देखते हैं, ये 1 आ रहा है, नंबर ऑफ़ एटम्स ऑन 100 टाइप प्लेन, ये 1 आ रहा है। एरिया ऑफ प्लेन, ये कह रहा है प्लानर डेंसिटी, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये वही प्लेन की बातें की हुई हैं, इसमें डिफरेंट प्लेन, रेसिप्रोकल प्लेन, रेसिप्रोकल लेटिस।
Reciprocal lattice, every crystal is associated with two types of lattice, direct lattice and reciprocal lattice. ठीक है, तो हर किसी लेटिस में क्या होगा, या तो डायरेक्ट होगा लेटिस या तो रेसिप्रोकल लेटिस होगा. यानी नीड ऑफ रेसिप्रोकल लेटिस क्या है कि इन डायरेक्ट लेटिस पॉइंट अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन. अब लेटिस पॉइंट जो होते हैं वो उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग अरेंज किए होते हैं, और जो रेसिप्रोकल लेटिस है लेटिस पॉइंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर वेव नंबर. और रेसिप्रोकल लेटिस में वेव नंबर के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट होती हैं या मोमेंटम के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो ये फ़र्क है. एटम्स जो अरेंज किए जाते हैं लेटेस्ट पॉइंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू पोजीशन, ठीक हो गया. और दूसरे में डायरेक्शन के वेक्टर की देखते हैं, यानी रेसिप्रोकल लेटिस में. उसके बाद आ जाए नेक्स्ट, इसमें लिखें हेयर डायरेक्ट लेटिस इज़ डिफाइंड इन पोजीशन स्पेस रेस. ठीक है, तो डायरेक्ट लेटिस को पोजीशन स्पेस के लिहाज से डिफ़ाइन करते हैं, और रेसिप्रोकल लेटिस इज़ डिफाइंड एज मोमेंटम स्पेस और फूरियर स्पेस भी हम इसको कहते हैं. नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, ये वेव नंबर आ गया k इज इक्वल टू 2π/λ. ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इन पोजीशन स्पेस, काइनेटिक एनर्जी इन मोमेंटम स्पेस. ठीक, तो ये उसने बताया हुआ है कि वेव वेक्टर इज़ नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट वेव लेंथ. इट टेल्स इन विच डायरेक्शन वेव इज़ प्रोपोगेट, किस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करेगी. तो ये हमने देख लिया. ठीक है, नेक्स्ट ये हम देख लेते हैं. अगर एच के मिलन डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये डी यानी इंटरप्लेनर स्पेसिंग कम हो जाएगा. ये इन्वर्स होते हैं, इन मिलन डिस्टेंस और इंटरप्लेनर स्पेसिंग. आगे ये इसमें एग्जांपल दी हुई है. एवरी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल इज़ पीरियोडिक लाइक इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एंड मैग्नेटिक मोमेंट. ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक मोमेंट की तरह स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल होती हैं, यानी स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रही हैं इधर. ठीक है, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन और डायरेक्ट लेटिस इज रेसिप्रोकल लेटिस. फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो डायरेक्ट लेटिस ऑफ डायरेक्ट लेटिस इज रेसिप्रोकल है. फिर इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन और रियल लेटिस इज रेसिप्रोकल इज डायरेक्ट लेटिस. ठीक है, इसको याद रख लें कि फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्ट लेटिस को हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल लेटिस. अगर डायरेक्ट लेटिस है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन करें तो रेसिप्रोकल लेटिस आ जाएगा. और दूसरे में क्या हम कह रहे हैं, अगर फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन लें रियल फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं आप डायरेक्ट. अब दूसरे में हम क्या कह रहे हैं, इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेसिप्रोकल लेटिस इज द डायरेक्ट लेटिस. आगे ये 2 डायमेंशन इसमें बातें की हुई हैं, तो इसको हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. इसके ना इंशाल्लाह मैं एमसीक्यूज अपलोड करता हूँ. ये नोट्स में से जो ज़्यादा पीपीएससी के अकॉर्डिंग है ना, नेक्स्ट मैं कोशिश करता हूँ कि पीपीएस के एग्जैक्ट कोडिंग जो बनते हैं उसको हम हिट करें. ठीक है, इस तरह ये नोट्स में ना अच्छी तैयारी नहीं हो रही. मतलब आप इसको कर तो लेते हैं, इसमें बेसिक चीज़ें बस पता चल रही हैं. अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो मज़ीद एमसीक्यूज में बनाता हूँ और एग्जैक्ट फोकस करते हैं मेन जो पीपीएससी के अकॉर्डिंग है. ठीक है, ये रेसिप्रोकल लेटिस हैं. 2π/a आ गया. 2π/b×c है, तो c के बाद a आता है, तो इधर आगे कर लें a.b×c. अब इधर देखें 2π है तो c×a है, c×a है तो आगे शुरू इधर कर लिया a.b×c. डिनोमिनेटर में a.b× सब में आ रहा है, और ऊपर b×c था इधर c×a है, तो यहाँ पे a×b तीनों के लिए कर लिया. रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर ये वाला होगा HA+KB+LC. ठीक है, तो ये एक्सपेंशन IAT = 1. ये इसकी दी हुई है रेसिप्रोकल ऑफ सिंपल क्यूबिक. तो सिंपल क्यूबिक का रेसिप्रोकल देखते हैं. ये प्रिमिटिव लेटिस वेक्टर है एज दे आर ज्वाइनिंग नियरेस्ट लेटिस वेक्टर्स. तो नेक्स्ट इसमें चलते हैं. ठीक है, रेसिप्रोकल और एक्सरे देखते हैं. HCP इज़ सेल्फ रेसिप्रोकल.
नेक्स्ट देखते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्ट करती है, और इधर लिखा हुआ है एक्सरे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेरी शॉर्ट वेल 1 आंगस्ट्रॉम टू 10 आंगस्ट्रॉम। आंगस्ट्रॉम मीन 10⁻10 होता है। इधर लिखा वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, बहुत शॉर्ट वेवलेंथ होती है, 1 आंगस्ट्रॉम टू 10 आंगस्ट्रॉम होती है। एज स्मॉलर दी वेवलेंथ एनर्जी विल बी लार्जर। वेवलेंथ स्मॉलर होगी, एनर्जी स्मॉलर होगी, इन्वर्स होते हैं क्योंकि फॉर्मूला होता है E=hc/λ। आगे कहते हैं एक्सरे और वेरी हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक्सरे जो होती हैं वेरी हाई एनर्जेटिक होती हैं, इसलिए इनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है। ठीक है, उसके बाद आज डिफ्रैक्शन एंड बेंडिंग एक्सरे है। और कंडीशन क्या होती है डिफ्रैक्शन की? कंडीशन लिखी हुई है कि साइज़ ऑफ अपर्चर साइज़ ऑफ द ऑब्स्टैकल शुड बी कंपेरेबल, यानी साइज़ ऑफ ऑब्स्टैकल और जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ का साइज़ और अपर्चर का या ऑब्स्टैकल का साइज़ इक्वल हो तो फिर प्रोमिनेंट डिफ्रैक्शन होती है, लाइट बेंड करती है। ये साइज़ है, ये वेवलेंथ है, ये इक्वल होने चाहिए, इसका ये मतलब है। या आप ये कहते हैं इन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग वी यूज़ एन स्लिट्स। बहुत सारी स्लिट्स होती हैं, 4000 से 7000 होती हैं, और ये विजिबल की रेंज आ रही है कितनी है? ये 0.4 से 0.7। अच्छा, ये आगे चलते हैं, ये रेंज देख ली, इसको 0.4 से 0.5 इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप। माइक्रोमीटर है तो नैनोमीटर में आ जाएगा, 400 से 700 नैनोमीटर, ये फिजिबल लाइट की रेंज होती है। ग्रेटिंग कैन नॉट डिफ्रैक्ट एक्सरे बिकॉज वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज़ वेरी स्मॉल एंड such a fine grating cannot be, ये हाँ पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या कहता है? ग्रेटिंग कैन नॉट डिफ्रैक्ट। जब ग्रेटिंग एक्सरे को डिफ्रैक्ट नहीं कर सकती क्योंकि एक्सरे की वेवलेंथ बहुत कम है, तो वैसे इसमें पास कर देंगे। ठीक है, आगे इसमें कहता है इफ़ वी इंसिडेंट सेम सम एक्सरे ऑन क्रिस्टल then it will be diffracted from atomic planes. Crystal is made up of by placing atomic planes. तो इसमें देखें one plane 10⁻6 to 10⁻5 the part of X-ray is displaced। चलते हैं नेक्स्ट, इसमें देखते हैं atomic planes are like mirror for atomic planes reflection. This reflection is like mirror like reflection because there are large number of atomic planes। मिरर की तरह रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, प्लेन लाइक मिरर होते हैं, atomic plane like mirrors for atomic planes reflection. This is diffraction is like mirror like reflection। बिल्कुल उसकी तरह होती है जैसे ये इधर डायग्राम बनी हुई है। तो इसमें नंबर ऑफ़ प्लेन्स हैं, ये एटम्स की लेयर्स हैं। ये फर्स्ट एटम की लेयर हॉरिजॉन्टल आ रही है और ये सेकंड लेयर आ रही है, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस आएगा उसको डी कहेंगे। ठीक है, और जो हमारे पास एंगल आ रहा है, ये लाइट आ रही है इधर से इंसिडेंट लाइट और ये रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड लाइट दोनों को मिलाएंगे तो 2 थीटा लिखते हैं हम फार्मूले में। तो यहाँ पे ये एंगल आ रहा है, एंगल को हम कहते हैं ब्रैग्स एंगल। ठीक है, और इधर लिखा हुआ इफ़ लेंथ एंड फ्रिक्वेंसी बी दी wavelength and frequency of incident beam, then wavelength of the diffracted beam will be same, that is wavelength because medium is same। अब इसमें ये कहता है कि हमारे पास लैम्डा और फ्रिक्वेंसी ये दिए हुए हैं, वेवलेंथ है और फ्रिक्वेंसी है, वो इंसिडेंट बीम, देन वेवलेंथ और डिफ्रैक्टेड बीम विल बी सेम। वेवलेंथ भी डिफ्रैक्टेड की भी क्या होगी? सेम होगी, बिकॉज मीडियम इज़ सेम, मीडियम सेम है। अगर मीडियम सेम होगा तो जो वेवलेंथ इसकी आएगी इंसिडेंट की और डिफ्रैक्टेड की वो सेम आएगी। इन केस सेम मीडियम, डिफरेंट मीडियम है तो ये फिर डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, स्पेक्ट्रा ऑफ प्रिज्म डिपार्ट अपॉन मटेरियल ऑफ ग्रेटिंग। ये कहता है कि स्पेक्ट्रा जो बन रहा है वो डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ ग्रेटिंग, किस मटेरियल का ग्रेटिंग बना हुआ है। ठीक है, और ग्रेटिंग डज नॉट डिपेंड अपॉन मटेरियल, ग्रेटिंग मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि स्पेक्ट्रा जो बनता है यानी कलर जो बनते हैं वो ग्रेटिंग मटेरियल पर डिपेंड करते हैं, लेकिन ग्रेटिंग डिपेंड
नहीं करती मटेरियल पे। अच्छा, उसके बाद देखते हैं हम, इसमें कहता है द डिफ्रैक्टेड वेव्स कैन बी इंटरफेयर बट दे मस्ट बी कोहरेंट। ये मस्ट कोहरेंट होने चाहिए। डिफ्रैक्टेड वेव कैन नॉट बी इंटरफेयर बट दे कैन बी कोहरेंट। आगे कहता है बीम 1 and 2 travels different path and so there is a path difference, so they will be phase difference। पार्ट डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस होगा, दोनों डिफरेंट पार्ट डिफरेंट रखती हैं। इन क्रिस्टल देर इज़ periodic arrangement of the atom, डी रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज। ये फॉर्मूला बना हुआ है, इसमें पार्ट डिफरेंस आएगा 2d sin थीटा सोल्व करने से, ठीक है। और ये 2d sin थीटा को n लैम्डा, ये फार्मूला होता है। और जो कि इधर लिखा है 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में करें इंटेंसिटी क्या, ये पढ़ लीजिएगा, ये इधर इंटेंसिटी को, एनर्जी को काट दिया, इंटेंसिटी लिखा हुआ है। अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो पार्ट डिफरेंस मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। और आइदर फॉर wavelength and vary theta, use monochromatic light x-ray of to fix lambda and other theta and vary lambda to satisfy। मतलब ये फॉर्मूला लगा, इसमें ये कंडीशन बता दी है उसने। ब्रैग्स इक्वेशन इसको कहते हैं। नोट न्यूमेरिकल यूज़ फर्स्ट ऑर्डर n इक्वल टू, जितने भी न्यूमेरिकल हम ज़्यादा करें तो उसमें फर्स्ट ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा फाइंड करते हैं। इधर n 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा आता है, और जो n है उसको फर्स्ट ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा कह रहे होते हैं। जो डिफ्रैक्शन एंगल हमारे पास बनेगा लिखा हुआ है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड डिफ्रैक्टेड वेव। यहाँ पे लाइट आई, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, कुछ इंसिडेंट होगी, तो इधर जो एंगल हमारे पास होगा इसको हम कहते हैं एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव्स, इंसिडेंट वेव के दरमियान एंगल एंड डिफ्रैक्टेड वेव। तो इंसिडेंट वेव ये वाली आ रही है, ठीक है, और ये डिफ्रैक्टेड वेव है, तो इधर थीटा भी बन रहा है, ठीक है। और ये इंसिडेंट वेव ये सीधी जा रही है, तो ये इधर भी एंगल थीटा है, तो दोनों थीटा को ऐड कर लें तो 2 थीटा फार्मूला बन जाएगा हमारे पास। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं, ये लिखा भी हुआ डिफ्रैक्शन एंगल है, ब्रैग्स एंगल है। ये 2 थीटा डिफ्रैक्शन एंगल को कहेंगे और थीटा को ब्रैग एंगल कहेंगे। तो इसमें लिखा हुआ ब्रैग्स लॉ इज़ कंसिक्वेंस ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ लेटर्स, ठीक है। ये हमें ब्रैग्स लॉ में पीरियोडिसिटी ऑफ लेटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है। इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ऑन एक्सआरडी, ये दिया हुआ है इसमें, देख लीजिएगा। पीक्स का डिफरेंट मीनिंग है, और यहाँ पे पीक्स को अगर हम देखें तो ये 1 0 प्लेन के लिए पीक आ रही है, और स्टार्टिंग में इंटेंसिटी क्या है, कम है, और आगे बढ़ते जाएँ वेवलेंथ एंगल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो इधर लिखा हुआ है इंटेंसिटी, आई फॉर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी 2 थीटा कम होगा, इंटेंसिटी ज़्यादा 2 थीटा कम, और जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो भी कम होगी, ठीक है। ये से इसका रिलेशन बनाया हुआ है। यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो एंगल स्मॉल होगा, एंगल जो आ रहा है वो भी ग्रेटर हो गया, तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग कम हो जाएगी, 2 प्लेन के बीच डिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। इंटेंसिटी ज़्यादा 2 थीटा, डिफ्रैक्शन एंगल ज़्यादा, तो डी प्लेन्स के दरमियान डिस्टेंस कम होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इसमें दीज पीक्स आर आल्सो कंसिक्वेंस ऑफ ब्रैग्स कंडीशन, ठीक है। ये इसने डिफरेंट कंडीशन बताई हुई हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और एक्सआरडी पैटर्न। एक्सआरडी के पैटर्न का क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर पे। कंसिडर नॉर्मल एंड मॉडिफाइड सैम्पल, मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी आर सेम, दे आर लाइंग ऑन द सेम वैल्यू ऑफ 2 थीटा, दोनों सेम 2 थीटा पे एक्ट करते हैं। देयर इज़ नो स्ट्रेचिंग एंड नो कंपोजिंग बिकॉज कंप्रेशन, बिकॉज इन स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेशन थीटा चेंजेस। कंप्रेशन होगी या आप स्ट्रेचिंग करेंगे थीटा भी चेंज हो जाता है, इसलिए हम कहेंगे नो कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग, ठीक है। तो इसमें आगे हम देखते हैं नो कंप्रेशन बिटवीन स्ट्रेचिंग, दिस इज़ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ये टेम्परेचर का हमने इफ़ेक्ट देखा, ठीक है। तो मैक्सिमम सेम आ रहा है और ए और बी का, क्योंकि ये यहाँ पे ये मैक्सिमम आ रहा है, ए बी पॉइंट सेम पोजीशन पे आ रहा है,
देयर इज़ नो स्ट्रेचिंग और नो कंप्रेशन, बिकॉज ऑफ स्ट्रेचिंग कंप्रेशन थीटा चेंज हो जाएगा। दिस इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है कि पीक विच इज़ ब्रॉडर पीक होगी तो इसका मतलब लेस इंटेंसिटी होगी, और टेक ये कहाँ पे होगा, हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे इंटेंसिटी ज़्यादा और पीक ब्रॉडर होगी। पोजीशन नॉट चेंज, पोजीशन वही रहेगी, पोजीशन चेंज नहीं होगी टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है एटम ऑफ एनी सॉलिड कैन बी कंसिडर्ड एज हार्मोनिक ऑसिलेटर्स बिकॉज एटम्स वाइब्रेट एट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, इसमें ये हमने देखा। नेक्स्ट इसमें चलते हैं। नो थर्मल एक्सपेंशन ड्यू टू वाइब्रेशन होगी, थर्मल एक्सपेंशन नहीं होगी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, पीक ब्रॉडेड हो जाती है, अभी जैसे देखा, लेंथ विड्थ बढ़ जाती है, इंटेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ने से, पीक पोजीशन अनचेंज रहती है। टेम्परेचर चेंज होगा तो अनचेंज क्या है, इंटेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन अनचेंज क्या है, पीक पोजीशन वही रहेगी लेकिन पीक ब्रॉडेड हो जाएगी। डिफ्रैक्शन पीक्स आर आल्सो कॉल्ड डिफ्रैक्शन लाइंस, डिफ्रैक्शन लाइंस भी कहते हैं डिफ्रैक्शन पीक्स को। ठीक है, ये आपने पॉइंट से देख लेने हैं। एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर एफ से लिखते हैं। एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर को लिखते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सरे स्कैटर्ड बाय एटम्स। ठीक है, वो एक्सरे जो एटम से स्कैटर होती है, और एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सरे स्कैटर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। एटम से स्कैटर होने वाली एक्सरे की एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सरे बाय इलेक्ट्रॉन, इनको रेशो को हम कहते हैं एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, ESF, यानी एफ से हमने लिख दिया। ठीक है, अब इधर आपने ना ये हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, ये आपने देख लेना है। इसमें बाकी ये जो ना एग्जांपल्स आती हुई हैं। ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकलेटस, रेसिप्रोकलेटस में ब्रैग्स लॉ क्या होता है ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये रेसिप्रोकलेटस फैक्टर है 2t sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा इज द ब्रैग्स लॉ इन डायरेक्ट लेटस, ये डायरेक्ट लेटस में है। एंड इन रेसिप्रोकलेटस वी नीड दी टू रिप्लेस करते लैम्डा की जगह k और d की जगह इंटरप्लेनर स्पेसिंग को हम g से लिखेंगे, और ये रेसिप्रोकलेटस में होगा। और इसमें k की वैल्यू दी हुई है 2 पाई ओवर लैम्डा। ठीक है, ये वेव नंबर है, और ये हम पे लिखा है बिकॉज वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट एंड डिफ्रैक्टेड वेव इज सेम, सो मैग्नीट्यूड ऑफ k एंड k प्राइम आर सेम। जब इसमें वेवलेंथ सेम है इंसिडेंट और डिफ्रैक्शन की, तो फिर वेव नंबर k प्राइम भी सेम हो जाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है डिफ्रैक्शन इन रेसिप्रोकलेटस, इसमें लिखेंगे k इज़ इक्वल टू g। ठीक है, ये रेसिप्रोकलेटस की टर्म में हमारे पास फार्मूला आ गया। ठीक है, ब्रैग्स लॉ रेसिप्रोकलेटस में हमने देख लिया, k इज इक्वल टू जी कहते हैं इसको। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट ये पॉइंट आ जाए, ये बिलोविन जोन आ गया, BZ पढ़ेंगे इसको। BZ आर दी बाउंड्रीज विच ब्रैग्स कंडीशन विल बी सेटिस्फाई इन रेसिप्रोकलेटस। तो रेसिप्रोकलेटस के अंदर ब्रैग्स इक्वेशन सेटिस्फाई करती हैं बाउंड्रीज पे, इसको हम बिलोविन जोन कहते हैं, BZs इसको शॉर्टकट पढ़ेंगे। उसके बाद ये आपने देख लेना है, इसमें ब्रैग्स लाइन रेसिप्रोकलेटस क्या आ जाएगा 2kg प्लस g² इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये पॉइंट्स। अच्छा, इसके बाद ना मैं ये आपने पढ़ लेना, ये एग्जांपल दी हुई है वेवलेंथ इसके, ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए वेवलेंथ, ये सिंपल टी ब्रोगी वेवलेंथ है। यूजेस हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन। अच्छा, इसके ना मैं MCQ अपलोड करूँगा। ठीक है, ये क्या चीज़ें हैं, ये सारी एग्जांपल दी हुई, इसको आप नेक्स्ट पढ़ लीजिएगा। बॉन्डिंग इन सॉलिड्स बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, तो दैट इज़ अट्रैक्टिव फोर्स बैलेंस द रिपल्सिव फोर्स, तो उसको कहेंगे नेट फोर्स 0 आ रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी इधर। ठीक है, कंडीशन स्टेबिलिटी नेट फोर्स मस्ट बी 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी मिनिमम।
नेट फोर्स 0 होगी तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी फोर्स की वजह से आ रही होती है। ठीक है, ये बीजी में हमने कुछ बातें देख ली। ठीक है, तो मेरे पास जो है ना नेक्स्ट एमसीक्यूज अच्छे से देखेंगे इसके अगले लेक्चर में, और टॉपिक्स भी हम इसके मज़ीद इम्पोर्टेंट मैं आपको साथ बताऊंगा। ठीक है, उसको देखेंगे। अब इसमें ये मज़ीद थोड़ा सा देख लेते हैं। बॉन्डिंग इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो कौन कौन सी है, प्राइमरी सेकेंडरी है। प्राइमरी में कौन कौन सा आ जाएगा, आयनिक, कोवलेंट एंड मेटालिक। और सेकेंडरी में कौन सा आ जाएगा, वंडरवाल्स आ जाएगा और हाइड्रोजन आ जाएगा। ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आगे चल रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं देखता हूँ इस एमसीक्यूज या इसके और मोर टॉपिक देखेंगे, या हम दूसरी ब्रांच शुरू कर लेंगे। तो ये था आज का लेक्चर। बाकी नेक्स्ट मिलते हैं। इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।